अस्सलाम वालेकुम। तो हम न्यूक्लियर मॉडल्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये मैं क्रेन की बुक से देख रही हूँ, कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर इस बुक में हमारे पास दो मॉडल्स हैं, शेल मॉडल और आगे जो आई थिंक एक हाइब्रिड मॉडल है, बट एक मॉडल यहाँ पे नहीं है, सो उसको हम दूसरी बुक से देखेंगे। हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वाई वी नीड अ न्यूक्लियर मॉडल, वाई नॉट वी कैन सॉल्व एवरी टाइम, जैसे हमारे पास जितने भी न्यूक्लियाई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी बेसिक न्यूक्लियस, हमने कौन सा पढ़ा था, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन से हम स्टार्ट करते हैं और हमने उसका थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट करके उसका जो एक पोटेंशियल था उसको सॉल्व किया और हमने देखा कि क्या क्या उसके रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। तो व्हाई नॉट वी डू इट फॉर हैवी न्यूक्लियाई। इसका आंसर सिंपल है कि हैवी न्यूक्लियाई के लिए हमारे पास वो जो प्रॉब्लम है वो मोर देन टू बॉडी प्रॉब्लम बन जाता है, और हम देखते हैं क्या क्या डिफ़िकल्टीज जो है वो उसकी वजह से हमें होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Unfortunately, we run into several fundamental difficulties when we do. What do? We extend the ideas of previous chapter to heavy nuclei, that is to solve the problem. One difficulty arises from the mathematics of solving the many body problem. So obviously, if we again assume an oversimplified form for the nuclear potential, such as harmonic oscillator, ठीक है, उसमें भी हमने जो है वो एक simplified potential लिया था. So if we does that, we could in principle write down a set of coupled equations describing the mutual interaction of A nucleons, ठीक है, और then ये कि इन equation को कहते हैं we cannot solve analytically but instead must be attacked using numerical methods, जिसमें approximation करते हैं हम, putting the numerical values. A second difficulty क्या है कि this the nuclear force itself, ठीक है, there is evidence to suggest that the nucleon interact not only through the mutual two body forces, that is one nucleon attract or the other nucleon, ठीक है, not like only this, but through three body forces as well. अब इसका क्या मतलब है, that is the force on one nucleon 1 not only depends on the individual position of nucleon 2 2 and 3, but also additionally it contains a contribution that arises from the correlation of the position of 2 and 3. So like अगर हमारे पास एक ये न्यूक्लियन है और दो ये न्यूक्लियन है, सो ना सिर्फ ये न्यूक्लियन इन न्यूक्लियन से इंडिविजुअली इनकी फोर्सेस से जो है वो लाइक अफेक्ट होता है, बल्कि ये न्यूक्लियन इन दो न्यूक्लियन के आपस में जो लाइक डिस्टेंस है उसकी वजह से भी ये जो फोर्स इस पे लग रही होगी वो चेंज हो जाएगी. ना सिर्फ वो एक थ्री बॉडी प्रॉब्लम के तौर पे हमें ट्रीट करना पड़ता है, बट ऑल्सो वो जो भी दो न्यूक्लियन है, तो हमारे पास यानी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब भी यानी हमारे पास जैसे जैसे हैवी न्यूक्लियाई आते जाएंगे. हमें हर दो न्यूक्लियन की आपस में, यानी अगर ये चार न्यूक्लियन थे, इन दोनों के आपस में पोजीशन, इन दोनों के आपस में पोजीशन और इन दोनों के आपस में पोजीशन, उसकी कुछ टर्म एडिशनल ऐड होगी हमारी लाइक जो भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है उसके अंदर. इट बिकम्स लाइक एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू सॉल्व दिस होल थिंग, ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको like mathematically. In principle, it is possible to do additional scattering experiment in three body system to try to extract some parameters that describe the three body forces. But however, like ये हम कर सकते हैं, what क्या कर सकते हैं कि वो जो थ्री बॉडी प्रॉब्लम में, वो थ्री बॉडी में जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वो जो एडिशनल एक डिफ़िकल्टी है, उसको हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो है वो स्टडी कर सकते हैं. We quickly reach the point at which such an microscopic approach obscure, वो लाइक खुद ही लाइक वो जो है हमारे पास वो डिफ़िकल्टी
या आप कह लो कि इट डजेंट हेल्प रादर देन illuminating द प्रॉब्लम, कि हमें उससे मज़ीद पता चले, इट obscures it. The essential physics of the nucleus that we want to know. It is somewhat like trying to obtain the microscopic disruption of the properties of gas by studying the interaction of its atom and then trying to solve the dynamical equation. तो हमने देखा कि जब हम गैस हमने लाइक गैस को स्टडी किया फिज़िक्स में, तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनको हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं गैस की, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्यूम, इन से लाइक हमने इन्फर की गैस की प्रॉपर्टीज़। हमने कहा कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है, यानी उसके ये गैस की काइनेटिक एनर्जी से मेरी मुराद गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, यानी हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को इंडिविजुअली पकड़ के और उनको उनकी इक्वेशंस को सॉल्व करके और फिर यानी बड़े लेवल पर गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की या गैस की ऑन द होल प्रॉपर्टीज़ नहीं निकाली, बल्कि हमने गैस को जो है एज अ होल एक ऑब्जेक्ट के तौर पे लिया और हमने उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ से जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ आप कह लो कि रिलेट की। तो उसी तरह हम यहाँ पर भी यही अप्रोच अपनाएंगे कि हम न्यूक्लियस को एज अ लाइक बिग पार्टिकल के तौर पे पहले ट्रीट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और फिर हम उनको लाइक अप्लाई करेंगे कि मतलब उसे इन्फर करेंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो यानी अभी जो सारे मॉडल्स हैं उसके अंदर किसी मॉडल में ऐसा नहीं है, लाइक हम जो है वो थोड़ा बहुत जैसे आगे हम देखेंगे शायद मॉडल में एलएस कपलिंग वगैरह भी देखेंगे, बट ये कि हम बिल्कुल ऐसे अच्छा हम एटॉमिक के केस में भी ऐसे ही करते हैं ना। हमने सबसे पहले हाइड्रोजन एटम सॉल्व किया और फिर फर्दर जो हैवी एलिमेंट है हीलियम को भी सॉल्व किया होगा, लेकिन उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ हम क्या करते हैं कि हम उनको अप्रॉक्सीमेट करते हैं, हम हाइड्रोजन के ही उसमें ले के चलते हैं कि मतलब एक दफ़ा हमने वो इस्टेब्लिश कर लिया है कि ये इस टाइप का जो है वो शेल होंगे या क्या। तो ऐसा नहीं है कि हम हर एक को अलग से सॉल्व करते हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्फर करते हैं बेस्ड ऑन के कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास लास्ट शेल में होंगे। सो वो सारा कुछ तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि न्यूक्लियस को एज अ बॉडी ट्रीट करेंगे और उस पे हम उस पे ये सारे मॉडल जो है वो उसके ऊपर कुछ अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करते हैं। सो इन्हीं ने पहला मॉडल जो है, अच्छा बाय द वे फर्स्टली वी सी कि ये जो मॉडल्स हैं इनको क्या करना चाहिए, मतलब एक मॉडल के लिए क्या ज़रूरी है कि वो हमारे न्यूक्लियस के बारे में क्या चीज़ डिस्क्राइब करे। सो वी चूज़ a deliberately oversimplified theory but one that mathematically trackable and rich in physical insight, ठीक है। if that theory is fairly successful in accounting for at least a few nuclear properties, तो हम कहेंगे कि ये we can then improve that by adding additional terms. So at least some प्रॉपर्टीज़ जो हमने न्यूक्लियस की पढ़ी हैं, बिल्कुल इस कोर्स के स्टार्ट में हमने न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी बेस्ड ऑन हमारे फिज़िकल एक्सपेरिमेंट्स एंड हमने कुछ उसके रेडियस और ठीक है के बारे में इन्फर किया था, कुछ हमने ये कहा कि उसके अंदर डेंसिटी कैसी है। तो वो सारी चीज़ें जो हमने उसके बारे में कही न्यूक्लियस के बारे में, ये मॉडल उसको डिस्क्राइब करने चाहिए, फिर फर्दर हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दैट स्टिल कंटेन, सो through such operation we construct a nuclear model, a simplified view of nuclear structure that still contain the essentials of nuclear physics. A successful model must satisfy the criteria: number one, that it must reasonably well account for previously measured nuclear properties, so the one we talked about. It must predict additional properties, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट करनी चाहिए जो कि पहले से हमें नहीं पता थी on its own. This system of modeling complex processes common one in many areas of science. So ये कहता है कि बहुत सारे और एरियाज़ में यही काम करते हैं, पहले के मॉडल बनाते हैं फिर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं,
ठीक है। तो पहला जो मॉडल हम देखने वाले हैं, सो दिस इज़ इल्मी, दैट मॉडल इज़ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। सो लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है ये आप कह लें कि हम ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं। सो बस इसको मैं थोड़ा सा ही आपको बताऊंगी, क्योंकि आई विल सी दैट दिस इज़ बेसिकली द योर बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला जो हमने पढ़ा था, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। सो दिस इज़ बेसिकली दैट, यानी इसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला है। सो the liquid drop model of the nucleus was proposed in 1937 by Bohr, used to concept of potential barrier developed by Gamow to explain the properties of nucleus. So इसने क्या किया, इसने गैमो थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके जो थी उसको लिया और उसने देखा कैसे न्यूक्लियस अल्फ़ा जो है वो वहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है, वो एक पोटेंशियल बैरियर होता है, ठीक है। तो वहाँ से उसने लाइक उस कॉन्सेप्ट के ऊपर इसने यहाँ न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफ़ाइन की। According to this model, the nucleus may be considered similar to a drop of incompressible liquid of very high density, which is this 10 to the power 14 gram per centimeter cube, बट ऑफ वेरिंग मास, ठीक है। वेरिंग मास मतलब ये डेंसिटी जो है सेम रहेगी, लेकिन आपका न्यूक्लियस जो है वो इतना भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है बेस्ड ऑन कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियन है उसके अंदर। लेकिन ये कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है ना, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है ना, सो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ जो न्यूक्लियन होंगे वो सेम ही रहेंगे, वो ना तो डेंस होंगे और ना ही लेस डेंस होंगे। As a first approximation, we can think of each nucleon in nucleus as interacting solely with its nearest neighbor. अच्छा, यहाँ पे लिक्विड को लिक्विड चूँकि लिक्विड ड्रॉप मॉडल है तो यहाँ पे लिक्विड से मुराद इसकी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। वी कैन थिंक ऑफ द न्यूक्लियन एज द न्यूक्लियस सोली। बस हमने ये पहले पढ़ा है और ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ में भी कि जो एक न्यूक्लियन है वो सिर्फ अपने नेबरिंग न्यूक्लियन से, यानी इसका एक खाता है, एक अहाता है इसका जिसकी जहाँ तक ये दूसरे न्यूक्लियन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और उसके बाहर नहीं कर सकता, यानी सैचुरेशन है न्यूक्लियर फोर्स में। लाइक द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड, तो ऐसा ही कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड भी करते हैं कि वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो चंद नेबरिंग न्यूक तक ही होती हैं और एक मॉलिक्यूल जो है वो बहुत दूर किसी मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट नहीं करता है, but always maintain a fixed intermolecular distance from their nearest molecules. The main assumption of liquid raw model are क्या क्या हैं? The nucleus is supposed to be spherical shape in its stable state, just as a liquid drop in spherical due to symmetrical forces of surface tension. So ये कहा गया कि जो जैसे अगर आप पानी का ड्रॉप रखें तो वो एक स्फेरिकल शेप में होता है और वो लाइक फैलता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाइक इसकी जो सरफेस है उसमें यहाँ पर सरफेस टेंशन की फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल आपस में इस तरह अट्रैक्ट करते हैं, तो ये सरफेस टेंशन जो है वो इट कीप्स द ड्रॉप सर्कुलर शेप। तो इसी तरह जो न्यूक्लियस है वो भी अपने नॉर्मल पोजीशन में है, जब उसके अंदर कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रही, जब आपने उसको कोई एक्साइटेशन एनर्जी नहीं दी है, जब वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल या ग्राउंड स्टेट में है, तो उस टाइम पर वो एक स्फेरिकल शेप रखेगा। The volume as well as mass of the nucleus being proportional to atomic mass A, ठीक है, वॉल्यूम और मास दोनों जो है वो A के प्रोपोर्शनल हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था, आई थिंक प्रॉपर्टीज में भी शायद पढ़ा था, बट सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला में तो डेफिनेटली पढ़ा था, जो कि इसी का एक जो है वो सब टॉपिक है। द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, ठीक है। हमने कहा कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर यूनिट वॉल्यूम विल ऑलवेज बी द सेम नो मैटर यू हैव अ ड्यूट्रियम ड्यूट्रॉन, द न्यूक्लियस ऑफ द ड्यूट्रियम, you have a nucleus of lithium or you have a nucleus of uranium, so the density is same, ठीक है, independent of volume. Similarly the density of liquid drop is constant, ठीक है। अगर आप लिक्विड ड्रॉप को देख लें तो अगर हम लाइक वाटर को देख लें तो इट्स अ आइडियल लिक्विड और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहते हैं, यानी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। सो बिल्कुल वैसे ही जो न्यूक्लियस है वो भी एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, लिक्विड की तरह बिहेव करता है, सॉरी, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। फर्दर क्या है इसकी प्रॉपर्टी के
The nucleon are supposed to move about within a spherical enclosure represented by the nuclear potential barrier, just as the molecule move about within a spherical drop of liquid, the shape of which is determined by the properties of surface tension. यानी वो जो आपके पास लिक्विड ड्रॉप है उसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो बाकी मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, बट दे हैव दिस सरफेस टेंशन एक्ट्स लाइक अ पोटेंशियल बैरियर। ये यानी उन मॉलिक्यूल्स को वो यहाँ से निकलने नहीं दे रहा, यहाँ से बाहर नहीं निकलने दे रहा। सो इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर। तो उसी तरह जो न्यूक्लियन हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर मूव करते हैं, बट दे आर अंडर अ पोटेंशियल बैरियर। हमने अल्फ़ा थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके पढ़ा हुआ है ना, तो थ्योरी ऑफ अल्फ़ा डिके में हमने यही कहते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसको 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल है, उसको न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, और हम कहते हैं कि वो एक ख़ास तरीके से पेनिट्रेट करके बाहर निकलता है। तो वो जो एनर्जी चाहिए वो क्यों चाहिए, क्योंकि इट हैज़ दिस लाइक मच ऑफ बैरियर। यहाँ तक उसकी एनर्जी थी और ये उसका बैरियर है जिसको वो क्रॉस करके बाहर निकलेगा। तो यानी न्यूक्लियस के जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये आपस में मिलकर न्यूक्लियस के बाउंड्री पर एक बैरियर है कि अगर कोई भी न्यूक्लियन यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, सो एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल है जो वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये भी सिमिलैरिटी है विद लिक्विड ड्रॉप, विद अ ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड। तो यानी ये भी एक अजम्पशन है इस मॉडल की जो कि सही लगती है। द टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस आर देयर शॉर्ट रेंज एंड टेंडेंसी टू सैचुरेट। ठीक है, शॉर्ट रेंज है और ये सिर्फ अपने करीबी न्यूक्लियाई को अटैक कर सकते हैं, और ये कि लाइक सर्टन नंबर ऑफ न्यूक्लियन को अट्रैक्ट करने के बाद दिस फोर्स सैचुरेट, यानी इट कांट अट्रैक्ट मोर देन दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियन। ठीक है, तो सैचुरेट होती है और शॉर्ट रेंज है और करीबी ही न्यूक्लियन को सिर्फ अट्रैक्ट कर सकती है। सेम इज़ द केस विद इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। ठीक है, फर्दर जो हमारा लिक्विड है उसके अंदर भी ऐसा ही है कि हमारे जो मॉलिक्यूल हैं लिक्विड के, दे दे लाइक अट्रैक्ट ओनली देयर नेबर्स, यानी बहुत दूर तक पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ उनका रब्ता नहीं होता। जस्ट एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ कांस्टेंट फॉर अ लिक्विड। ठीक है, एक पर्टिकुलर हीट है जिसके ऊपर वेपराइजेशन स्टार्ट होती है, और लाइक वो एक लिक्विड के लिए एक कांस्टेंट नंबर है, यानी उसके ऊपर ही वो वेपराइज होना शुरू होता है। जैसे पानी के लिए 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी पे पानी उबलता है ना, आई होप सो। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट। सो यानी यहाँ पे वेपराइजेशन है जिसमें कि एक मॉलिक्यूल, मतलब वन मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पानी के सरफेस से इनफ एनर्जी हासिल करके वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तो वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। उसी तरह इसको यानी कंपेयर किया वेपराइजेशन को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। तो न्यूक्लियन जो है वो भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास होगी तो वो यहाँ से बाहर निकल सकेगा ना। तो ये बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियन वो भी कांस्टेंट है, ठीक है, किसी एक न्यूक्लियस के लिए। तो ये भी एक कंपैरिजन है। The molecules evaporate from a liquid drop on raising the temperature of liquid by due to their increased energy of normal agitation. अगर आप नॉर्मल कह रही हूँ, थर्मल एजिटेशन। सो अगर आप थर्मल एजिटेशन का मतलब है कि आपने टेम्परेचर से हीट से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ की, सो द मॉलिक्यूल विल evaporate from the drop of the liquid. Similarly, when energy is given to the nucleus by bombarding it with the nuclear projectile, it emits nuclear radiation almost immediately. So जब आप इनकमिंग पार्टिकल से न्यूक्लियस को बम्बार्ड करते हैं, तो यहाँ से भी हमने देखा कि अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल हैं कि जिनमें कि न्यूक्लियस के अंदर से फर्दर पार्टिकल जो बाहर निकल सकते हैं। व्हेन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज़ अलाउड टू ऑसिलेट, ठीक है, ऑसिलेट करेगा तो मतलब कुछ इस टाइप की, अगर आपने ड्रॉप ऑसिलेट करता हुआ देखा तो कुछ वो डिफरेंट तरह की शेप्स बनाता है, बस स्फेरिकल से हट जाता है, और इवेंचुअली अगर आप उसकी ऑसिलेशंस हों उसकी, तो ब्रेकअप हो जाएगा। इट ब्रेकअप्स इनटू टू स्मॉलर ड्रॉप्स ऑफ द इक्वल साइज। तो इसको उसने कंपेयर किया है न्यूक्लियर फिशन से, कि जिसमें न्यूक्लियस जो है वो ब्रेकअप होता है टू स्मॉलर न्यूक्लियर में। तो ये एक और एनालॉजी इसने जो है वो ड्रॉ की है।
ये हमारे पास इसकी अजम्पशन है। फर्दर इसके अंदर क्या है कि इस अजम्पशन की बेस पर ये जो हमारा सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला था ये डेवलप किया गया था। यानी ये जो सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला है दिस इसकी बेसिस क्या है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल इसकी बेसिस हैं कि हमने सपोज किया कि जो न्यूक्लियस है इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड, और ये सारी अजम्पशन की हमने, और फिर हमने इनको सामने रखते हुए ये सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला जो है वो आप कह लो कि बनाया, या इसकी टर्म्स जोड़ी, और कुछ जो है वो सेमी एम्पेरिकली हमने इसको किया। तो इसको हम ब्रीफली देख लेते हैं, बट वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस टॉपिक इन मच डिटेल अर्लियर इन दिस कोर्स। तो हम अभी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सो we already know this ना कि जो mass of the nucleus है it is sum of the mass of protons and mass of all the neutrons, but then this is not all, and these two terms are not equal. This mass is little bit less. How much less? This much less. So there's certain amount of energy that liberate when the nucleus is formed, and that same amount of energy is needed to break the nucleus up. So this binding energy is that energy. ठीक है। यानी इसको मास के टर्म में लिखने के लिए एम सी स्क्वायर में सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो मास टर्म में लिखने के लिए ये सी स्क्वायर लिखा हुआ है, अदरवाइज सी स्क्वायर आपको पता है यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है। वी ऑलरेडी नो दिस। अब हम इस बाइंडिंग एनर्जी को इन्फर करना चाहते हैं कि ये क्या है। हमने देखा कि जी इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो वॉल्यूम एनर्जी टर्म है। वॉल्यूम एनर्जी टर्म्स बेसिकली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रॉक्सीमेशन हमें देती है कि जो भी एनर्जी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन है, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस के अंदर। ई वी यानी कि वॉल्यूम एनर्जी टर्म इज़ प्रोपोर्शनल टू ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है ए वी। वॉल्यूम ए वी इज़ अ कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 10। ठीक है, वॉल्यूम एनर्जी का कांस्टेंट है ए वी। ये एक बड़ी लाइक कॉमन सेंसिकल जो है वो टर्म है जो कि होनी ही चाहिए। देन आ जाती हैं कुछ टर्म्स जो कि इस एनर्जी को इतना नहीं रहने देती जितना कि हम इसको यहाँ पर, यानी एक ओवर एस्टिमेट होगा एनर्जी का अगर हम सिर्फ यही ले लें, क्योंकि देन कम्स द कूलम एनर्जी, एंड दिस एनर्जी अपीयर्स ड्यू टू द यू नो ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज भी क्या, चूँकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं देयरफॉर दोज रिपेल ईच अदर। तो ये टर्म जो है इसके अंदर ऐड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जैसे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं दे ट्राइज टू डिक्रीज दिस बाइंडिंग एनर्जी। सो अ नेगेटिव कूलम एनर्जी टर्म जो है वो हमारे बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूला में ऐड होती है, और ये जाहिर है कि एनर्जी को डिक्रीज़ करने की कोशिश करती है। देन अगेन कम्स अनदर एनर्जी विच इज़ कॉल्ड सरफेस एनर्जी, एंड दिस इज़ ड्यू टू दी, एंड स्टिल हमने कहा कि अगर हम इवन कूलम एनर्जी को भी ऐड कर लिया हमने, और हमने वॉल्यूम एनर्जी को ऐड कर लिया, स्टिल दिस इज़ ओवर एस्टिमेट। एंड द रीज़न इज़ दिस कि हमारे जो सरफेस है उसके ऊपर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन जो हैं दे आर लेस। सो ईच नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन डज नॉट हैव इनफ नंबर ऑफ़ नेबर्स कि जिनको वो अट्रैक्ट कर सके। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन जो है वो इनफ उतने अच्छे से बाइंड नहीं हैं, या उतनी ज़्यादा एनर्जी का कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे जितने के सेंटर वाले दे रहे हैं, क्योंकि वो तो यानी उनकी जो फोर्स है वो सैचुरेट है फुली। तो इनकी जो न्यूक्लियर फोर्स है ये फुली सैचुरेट नहीं है, क्योंकि इनके इनफ नेबर्स इनके पास आसपास नहीं हैं। क्योंकि जैसे आप न्यूक्लियस के से लाइक बाहर निकल रहे हैं, यू हैव लेस नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन, मतलब ये अब्रप्टली चेंज नहीं होता, स्टिल इट हैज़ सर्टन, यानी वो क्लाउडीनेस इसके इर्द गिर्द इतनी सर्टन इतनी, और फिर ये भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे मतलब इतना, यानी इसकी फजीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, या और बहुत अब्रप्ट भी नहीं है, क्योंकि हमने पीछे देखा कि जो हमारी डेंसिटी है वो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बट स्टिल चूँकि साइड जो बाहर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन हैं दे हैव लेस नंबर ऑफ neighboring nucleon, so therefore they do not contribute as much as the nucleon that is in the center. So therefore these number of nucleon जो हैं जो कि
उतने ही ज़्यादा होंगी जितना बड़ा एरिया होगा। सो सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल एक टर्म, एनर्जी टर्म जो है वो हम बनाते हैं और उसको हम जो है वो माइनस करते हैं अगेन अपनी बाइंडिंग एनर्जी के फार्मूला में से, क्योंकि हम कहते हैं कि ये भी क्या कर रहे हैं, सरफेस न्यूक्लियॉन, दे आर ट्राइंग टू डिक्रीज दी एनर्जी, ये उतने अच्छे से बाइंड नहीं कर रहे। सो इनको हमने जब लिया फर्स्ट टर्म में तो हमने एक ओवर एस्टिमेट कर दिया। तो अब उस ओवर एस्टिमेट को कंपनसेट करने के लिए हमने एनर्जी टर्म माइनस किया इसके अंदर से। यहाँ तक हम कहते हैं कि ये तीनों टर्म जो थी ये क्लासिकल टर्म्स थी, यानी इन यहाँ तक हम न्यूक्लियस को क्लासिकली सोच रहे हैं, एक ऐसी एंटिटी है जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा उसके, यानी सारा लिक्विड ड्रॉप जो है वो यहाँ तक हमने जो है वो उसकी तरह इसको सोचा है। अब कुछ एसिमेट्री एनर्जी आती है फिर उसके बाद, जो कि अराइजेज ड्यू टू दी डिफरेंस ऑफ दी number of protons and neutrons in the nucleus. So if you have more number of protons, वैसे होता तो नहीं है, number of neutrons ज़्यादा होते हैं। So if you have more than number of neutrons, so number of neutrons जो है हाई लेवल तक एनर्जी शेल्स को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस हायर तक होंगे तो उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन के जो एनर्जी लेवल है वो खाली होंगे। सो यानी एक एसिमेट्री होगी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर। सो इसकी वजह से भी एक एनर्जी में डिफरेंस आता है, क्योंकि कुछ एनर्जी शेल जो हैं वो एम्प्टी रहते हैं जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे प्रोटॉन के, तो वो सो उसकी वजह से भी एक हमारे पास जो है वो एनर्जी टर्म माइनस होगी। ये भी एक लाइक ऐसा बिहेवियर है कि अगर दोनों तरह के शेल जो है वो इक्वली फुल होते, यानी इक्वली इक्वल लेवल पर कंप्लीट होते, तो हमारे पास ज़्यादा स्टेबिलिटी होती। तो ये एक इनस्टेबिलिटी हमारे उसके अंदर ऐड करता है कि वो न्यूक्लियॉन जो कि ज़्यादा लेवल तक फिल हो रहे हैं उनको निकालना आसान होगा, या ठीक है। सो बाकी शेल जो हैं वो प्रोटॉन के उतने शेल जो हैं वो लाइक एम्प्टी हैं। फिर एक पेयरिंग एनर्जी टर्म आती है, ये भी क्वांटम टर्म है। सो पेयरिंग एनर्जी टर्म जो है वो आपको ये बताती है कि आपके पास अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो उसी तरह प्रोटॉन प्रोटॉन, यानी अगर आपके पास आखिरी शेल में दो प्रोटॉन हैं और आखिरी शेल में दो न्यूट्रॉन हैं तो ये पेयर्ड हो गए ना। सो अगर इनमें से एक भी कोई जो है वो आखिरी शेल में ऑक्टेट रूल बाय द वे उसी तरह लगेगा, यानी आप ये कह लो कि किसी भी शेल में दो प्रोटॉन, ऑक्टेट रूल तो नहीं होगा, यानी ऐसे किसी भी एक शेल में दो प्रोटॉन हो सकते हैं और दो ही न्यूट्रॉन हो सकते हैं। सो अगर किसी में एक होगा तो उसका मतलब है कि वो पैड नहीं है। सो अगर वो पैड नहीं है तो इसका मतलब है वो ज़्यादा वल्नरेबल है और उसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। ये चीज़ हमने देखी कि बहुत तरह से प्रूफ होती है, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सेपरेशन एनर्जीज जो हैं वो उस पॉइंट पर जहाँ पर वो अकेले होते हैं वो लोअर होती हैं, जहाँ पे पेयर्ड होता है वो हायर होती हैं। सो ये हमने एक और तरह से भी इसको देखा है कि हमने देखा कि इवन इवन न्यूक्लियाई जो हैं दे आर दी मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। तो पेयरिंग एनर्जी टर्म जो है वो अब एक तरह से ऐड नहीं होगी हमारे सिस्टम में, बल्कि तीन तरह से ऐड होगी। तो अगर आपके पास ऑड जेड इवन ए ऑड एन न्यूक्लियाई हैं, यानी ये कि आपके पास मास नंबर ए जो है वो इवन है बट जेड भी ऑड है और एन भी ऑड है। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों यानी दोनों अनपेयर्ड हैं। आखिरी शेल में एक ही प्रोटॉन है और आखिरी शेल में एक ही न्यूट्रॉन है। सो दोनों जो है वो अनपेयर्ड हैं। तो क्या होगा कि ये सबसे ज़्यादा कमी ये एनर्जी के अंदर लेके आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास ए पी की वैल्यू माइनस होगी, यानी ये जो पेयरिंग एनर्जी टर्म है ये हमारी ओवरऑल सिस्टम से माइनस होगी और बाइंडिंग एनर्जी इसकी वजह से कम होगी। जबकि अगर इवन जेड है और इवन एन है और ए इवन है, यानी एक ए इवन उस केस में है जब ऑड और ऑड दोनों ऑड ऑड हैं, और एक ए इस सूरत में इवन है कि जब दोनों इवन इवन है। सो इस सूरत में आप देखें कि ये यही एनर्जी जो है वो प्लस, यानी हमारे सिस्टम के अंदर एक बाइंडिंग एनर्जी में इजाफे का सबब बनेगी कि हमारे पास इसकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इंक्रीज़ होगी। तो हम देखें कि दिस इज़ द रीज़न वाई वी हैव even nuclei, not much even nuclei exist, but मतलब जितने भी हैं हमारे पास they are all very stable. One of the example is alpha particle, और also अल्फ़ा पार्टिकल के अलावा वो सारे न्यूक्लियाई जिनके अंदर अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, यानी ये कि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन वाला जो स्ट्रक्चर है उसको मल्टीप्लाई कर दो किसी भी अब नंबर के साथ के यानी
10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नियॉन बन जाएगा 20 न्यूक्लियन, 20 न्यूट्रॉन, 20 प्रोटॉन, या शायद अगर नियॉन 20 होता है तो 10 होगा, आई थिंक कुछ इस टाइप का हिसाब है। तो यानी जिसके साथ भी उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, हीलियम के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो भी न्यूक्लियस बनता है वो स्टेबल होता है। सो इवन इवन न्यूक्लियाई आर द मोस्ट स्टेबल एंड देयर पेयर एनर्जी टर्म जो है वो प्लस होगी। Plus you have and then comes the odd a nucleon, जिसमें कि क्या है कि या तो एक पेयर्ड होगा दूसरा नहीं होगा, या दूसरा पेयर्ड होगा पहला नहीं होगा। तो उनमें जो कंट्रीब्यूशन है, चूँकि वो उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, यानी एक पेयर्ड है दूसरा नहीं है, सो उनका कंट्रीब्यूशन पेयरिंग एनर्जी में नहीं है। तो ये है जी सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। इसको आपने बाद में कंबाइन कर लेना है। ये आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, फिर आपने इसी सारी टर्म जो है वो अलग लाइक लिखी कि जी पहले हमने जो है वो टोटल एनर्जी जो है वो सारी कहा कि मास नंबर ए पे डिपेंड कर रही है, और फिर हमने उसमें से चीज़ें माइनस करते गए, ठीक है। और तो ये वॉल्यूम एनर्जी थी, तो सबसे पहले हमने कंसिडर कर ली, ये तो बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने इसमें से ये चीज़ें माइनस की, ये 4 टर्म्स हैं, ठीक है। ये हमने ये आपने वो सारी जो है वो ड्राइव की, तो ये सारी टर्म्स इसमें से ये सारी माइनस की, तो क्या रिज़ल्ट आया, वो ये रिज़ल्ट आया, ठीक है, डॉटेड लाइन वाला रिज़ल्ट। तो ये आपने ज़रूर बना देना इसके साथ। फर्दर मोर सो दिस इज़ इट। अब इसकी अचीवमेंट्स देख लेते हैं कि जी इसने क्या क्या इसकी अचीवमेंट्स थी और क्या क्या लिमिटेशंस थी। Stable nucleus, the ability of the nucleus can be the stability of the nucleus can be explained using liquid drop model. The stability of nucleus drop is due to the forces of cohesion between molecules, ठीक है, attractive forces जो हैं। Similarly, the stability of the nucleus is due to the binding energy of each nucleon. So ये भी attractive force है, binding energy। Just to remove the molecule, to remove a molecule from the liquid drop, energy has to be supplied इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये सिमिलैरिटी यहाँ पे पाई जाती है कि हमें कोई न्यूक्लियन बम्बार्ड करके एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी न्यूक्लियस को, सो दैट अनदर न्यूक्लियन और सेट ऑफ न्यूक्लियन कैन एस्केप। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस क्या है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज द थर्मल एजिटेशन। तो ये हमने पहले पढ़ा कि थर्मल एजिटेशन होगी, मॉलिक्यूल्स विल हैव इनफ एनर्जी एंड दैट ब्रेक अप फ्रॉम द सरफेस टेंशन एंड दे विल दे विल गो अवे। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि similarly, in the nucleon or group of nucleon may be emitted from the nucleus by gaining energy from the neighboring nucleon। हम आगे जाके कुछ आई थिंक एक टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बाकायदा कि हमारे पास कैसे जो एनर्जी है, वंस वी सप्लाई द एनर्जी टू द न्यूक्लियस, दैट न्यूक्लियस आई थिंक ये इसमें आएगा जिसमें हम न्यूक्लियस जो है उसकी आई थिंक क्वासी स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं, जिसमें कि न्यूक्लियस जो है वो जो भी आप एनर्जी उसको देते हैं, दैट एनर्जी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ इनटू ऑल द न्यूक्लियंस। देन कुछ टाइम के बाद वो एनर्जी कुछ ख़ास न्यूक्लियन के ऊपर कंसंट्रेट हो जाती है, और फिर वो न्यूक्लियन जो है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल आते हैं। सो आई थिंक न्यूक्लियर फिज़िक्स 2 में हम उसको पढ़ेंगे। बहरहाल तो ये भी सिमिलैरिटी है लिक्विड ड्रॉप मॉडल के अंदर। आपने उसकी एनर्जी उसको दी, वो एनर्जी टेम्परेचर की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। टेम्परेचर से उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी से मॉलिक्यूल्स के पास, यानी चंद मॉलिक्यूल के पास इनफ एनर्जी होगी कि वो एस्केप कर जाएंगे। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी सिमिलर प्रोसेस होता है। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है, द लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन्स द फिनोमेना ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। कैसे, इट्स सपोज दैट व्हेन अ न्यूक्लियस इज बम्बार्डेड बाय फास्ट मूविंग particles, an incoming particle enters the target nucleus, forming a compound nucleus। अच्छा, ये compound nucleus हुई थी बाय द वे, जो मैं आपको बता रही थी। It quickly shares its energy with the nucleus already present so that no single particle has sufficient energy। So एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर जैसे एक पार्टिकल आके अंदर एंटर होगा, वो अपनी एनर्जी सारे न्यूक्लियस के साथ शेयर करेगा, ताकि किसी एक के पास भी इतनी एनर्जी ना हो कि वो एस्केप कर सके। The decay or disintegration of the compound nucleus occurs when the energy again accidentally concentrated on some of the particle। अब ऐसे एनर्जी सबके साथ सब शेयर कर रहे थे, फिर ये हुआ कि आपस में शेयर करते करते क्या हुआ कि एनर्जी एक
कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कंसंट्रेट हो गई और वो उनके पास इनफ एनर्जी आ गई कि वो यहाँ से एस्केप कर जाएंगे एक्सीडेंटली, ठीक है। विच एस्केप गिविंग राइज टू द फिनोमेना ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इसमें क्या किया था, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, हम खुद एनर्जी एंटर कर रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, और द एनर्जी में बी लॉस बाय एमिशन ऑफ गैमा रे। फिशन में क्या है, द लिक्विड रॉ मॉडल ऑल्सो एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिशन। द फिशन nucleus is normally maintained in equilibrium under the combined action of short range nuclear forces of attraction among the nucleons in it which try to maintain the shape of the nucleus। so सारे न्यूक्लियन जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स जिसकी वजह से न्यूक्लियस की शेप जो है वो मेंटेन्ड है। एज सच एज कूलम फोर्सेस रिपल्शन जो है वो भी अंदर ही ऐड हैं, वो क्या कर रही हैं, उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि तो ये दोनों आपस में यानी मुकाबला कर रही हैं। एंड ओवरऑल वी हैव न्यूक्लियर फोर्स जो कि मतलब वो लाइक गालिब है दोनों के दूसरी फोर्स के ऊपर। सो इट हैज़ अ स्फेरिकल शेप बट व्हेन सम एनर्जी इज़ इम्पार्टेड टू द ड्रॉप, हमने कुछ एनर्जी दी से थ्रू द कैप्चर ऑफ अ न्यूट्रॉन। अब आपने ड्रॉप का मतलब न्यूक्लियस ही है यहाँ पे, यानी वो उसको न्यूक्लियस को ही यानी ड्रॉप कह रहा है। सो कहते हैं कि अब अगर ये सारा बैलेंस था कि जी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपस में अट्रैक्ट कर रही थी और कूलम फोर्स रिपेल करने की कोशिश कर रही थी, बट ओवरऑल अट्रैक्टिव फोर्सेस ने इसको एक स्फेरिकल शेप दी हुई थी। बट देन क्या हुआ कि हमने उसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी इम्पार्ट कर दी से थ्रू द कैप्चर ऑफ अ न्यूट्रॉन। ऑसिलेशंस आर सेटअप। अब क्या हुआ, ड्रॉप के अंदर एक कुछ एनर्जी ऐड हो गई, अब उसके अंदर जो है वो ऑसिलेशंस होंगी, यानी वो अपनी नॉर्मल शेप से कुछ कुछ ऑसिलेट करना शुरू करेगा। टेंड्स टू डिस्टॉर्ट और स्फेरिकल शेप ऑफ द न्यूक्लियस वाइल द सरफेस टेंशन फोर्सेस ट्राई टू रिस्टोर इट। सरफेस टेंशन फोर्सेस को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगी, वो जो पोटेंशियल बैरियर है। व्हेन द एक्साइटेशन एनर्जी इज सफिशिएंटली लार्ज द कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म, ठीक है, in its excited state and sufficiently distorted in shape like that of compound nucleus। by the way एक ऐसा न्यूक्लियस है जो कि यानी डिके होने वाला होता है और वो अपनी एक कॉम्प्लेक्स शेप में है जहाँ पर वो अभी डिके नहीं हुआ, बट इट हैज़ दैट एक्साइटेड एनर्जी। एंड वो एक लाइक इंटरमीडिएट स्टेज में है जो कि सेमी स्टेशनरी स्टेट है, ठीक है, क्वासी स्टेशनरी स्टेट भी जिसको हम कहते हैं। When the Coulomb force of repulsion between two halves of this dumbbell exceeds the nuclear force। अब क्या होता है कि ऐसे होते होते वो एक डम्बल शेप बना देता है और यहाँ वाला प्रोटॉन या वाले प्रोटॉन को बहुत ज़्यादा कुव्वत से रिपेल करना शुरू कर देता है और एवेंचुअली ये जो कूलम फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के ऊपर काबू पा लेती है और ये दोनों चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। सो ये है जी एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमेना फिशन। atomic masses and binding energy। the liquid raw model helps us to calculate the atomic masses and binding energy। so ये हमें पता है कि binding energy कैसे कैलकुलेट की जाती है यूजिंग दिस फार्मूला। हमें हमारे पास क्या चाहिए, हमें चाहिए ZA। हमारे पास ये सारे जो कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यूज़ हमें याद हैं, बस वो पुट करते हैं तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाती है। वंस यू नो द बाइंडिंग एनर्जी यू कैन पुट दैट इनटू दिस फार्मूला बी एंड यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द न्यूक्लियस। फेलियर्स क्या क्या हैं इसकी, लिक्विड रॉ मॉडल फेल टू एक्सप्लेन दी हाई स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई विद मैजिक नंबर्स। अब ये मैजिक नंबर जो हैं वो मैजिक नंबर मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऊपर हमारा जो न्यूक्लियस है वो हाईली स्टेबल पाया गया है। कुछ ऐसे नंबर्स, क्या वो नंबर्स ऑफ न्यूक्लियन या नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जिसके ऊपर न्यूक्लियस एक्स्ट्रा स्टेबल है, ठीक है। तो वो क्यों है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका था, उसको आगे शेल मॉडल एक्सप्लेन करेगा। The model does not explain the measured spin and magnetic moments of the nuclei। तो ये भी ये नहीं कर सका। सो these are the limitation। की similarities जो है वो आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। और then comes these problems। सो इन प्रॉब्लम्स में आप देखें कि फर्स्ट प्रॉब्लम जो है उसके अंदर आपने कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर ऑफ द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस फॉर अ गिवन मास नंबर A ऑन द लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ठीक है। किसी भी गिवन मास नंबर ए के लिए कहता है आप बताओ, अब यहाँ पे ए जो है उसके लिए ये शायद हमने ये सॉल्व किया हुआ आई थिंक हमने किसी भी मास नंबर ए के लिए बताएंगे जी सबसे मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा। सो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में अगर आप आपको पता है ना यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट ए है और स्टेप जो है वो आपके पास ए है। सो अगर आप इसको देखें तो इस टाइप का एक है ना
आप कह लो कि ड्रॉप नहीं तो नहीं कहेंगे, एक हाइट है यहाँ पे। सो अगर आप ये निकाल लो कर्ली बी ओवर कर्ली जी, सो बाय द वे इस तरफ जी है, ठीक है, इस तरह है, इस तरफ जी है, इस तरफ बाइंडिंग एनर्जी पर ए है, सो बाइंडिंग एनर्जी पर ए है। सो कहता है कि अगर आप ये निकाल लो कि सबसे हाईएस्ट जो है वो यानी आप देखना चाह रहे हो कि बाइंडिंग एनर्जी कहाँ पे जाके स्मूथ हो जाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहाँ पे ज़ीरो है, और उसका जो कर्व है वो कहाँ पे ज़ीरो है, तो वो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा ना। तो यानी वो जो भी हमारे पास कर्व है उसका जो सबसे पीक वाला पॉइंट है उस पर बाइंडिंग एनर्जी की जो स्लोप होगी, बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी कर्व जो है उसकी स्लोप जो है ज़ीरो होगी, क्योंकि वो उसका पीक वाला पॉइंट होगा। सो उस यानी उस पॉइंट पे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उस न्यूक्लियस की। तो यही हमें पूछने के लिए पूछा है उसने कि जी एटॉमिक नंबर, ऐसा एटॉमिक नंबर बताओ जो मोस्ट स्टेबल है फॉर अ गिवन ए को आपने जो है वो साइलेंट कर दिया या कांस्टेंट कर दिया है फॉर गिवन ए। बताओ कि कौन सा जो एटॉमिक नंबर है वो मोस्ट स्टेबल है। सो हमें जी बताना है कि जो कि मोस्ट स्टेबल है, तो ए जो है उसको हमने जो है वो एक कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पर ट्रीट करेंगे। सो कर्ली बी ओवर बाइंडिंग एनर्जी ओवर कर्ली जी निकालेंगे हम और उसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देंगे। दैट्स इट, दिस व्हाट वी गोना डू। आई थिंक वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो ये बाइंडिंग एनर्जी को ये सारा काम करेंगे आप, और आपके पास दो इक्वेशन हमारे पास आई थी, एक इक्वेशन ये थी और एक ये थी। ये क्या इक्वेशन थी, हमने कहा कि ये हमारे पास मेन इक्वेशन आई थी, इसको हमने याद करना है फॉर हैवी न्यूक्लियाई। कहता है बट फॉर लाइटर न्यूक्लियाई स्मॉल ए नंबर, जो ये वाली टर्म है ये इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी ये निगलेक्ट की जा सकती है, क्योंकि ए बहुत छोटा है तो उसकी पावर 2/3 और छोटी होगी, मल्टीप्लाई कर दो ये से बहुत छोटा सा नंबर बन जाएगा। सो देयर फॉर स्मॉलर न्यूक्लियाई हमारे पास सिंपली z इज इक्वल टू a/2 आता है। सो सो स्मॉलर न्यूक्लियर के लिए जो है वो सिंपली आप a/2 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा z जो है वो आएगा। सिमिलरली ये कुछ आगे एग्जांपल हैं, आई थिंक ये भी मैंने आपको बताया था कैसे करनी है, आप इनको देख लीजिएगा। यानी ये वो रिलेटेड हैं लिक्विड सॉरी सम एम्पिरिकल मास फार्मूला से, जब हमने वो किया था तो हमने ये चीज़ें की थी। और ये भी किया था जो मास पैराबोला है, ठीक है, स्टेबल न्यूक्लियाई जो है उनके लिए मास पैराबोला भी स्टडी किया था, ठीक है, ये भी किया हुआ है। सो ये चीज़ें इनमें से लाइक पीछे जितने भी आपने न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख लेना एक दफ़ा। सिमिलरली दिस न्यूमेरिकल, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। अगर कोई मुश्किल हुई तो आपने पूछ लेना। देन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह शेल मॉडल।